वेलकम टू माय सेकंड लेक्चर ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हम लोग आज शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। बेस से मैंने जैसे बताया ना कि कान को पकड़ के खींचना मैं सिखाऊंगा। तो कान को पकड़ते हैं। सबसे पहला चीज देखो, इस अगर फिजिक्स से शुरू करते हैं कि बेसिक फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पहले बेसिक फिजिक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रिकल पढ़ाओगे कि फिजिक्स पढ़ाओगे? अलग कुछ है नहीं। हमारा काम है इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हो रहा है उस चीजों को समझना बढ़िया से। क्यों क्लियर नहीं होता है बेसिक? क्योंकि हमारा फिजिक्स का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, थोड़े से टाइम पे जितना इंपॉर्टेंट चीजें अभी के लिए जानना चाहिए उतना ही बताऊंगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, देखना है पूरा का पूरा क्या बोल रहा हूं, समझना है, नोट डाउन करना है। तो छोटा छोटा पॉइंट नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। भाई आप लोग बताओ कि मास क्या होता है? तो सर ये तो हम क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं, मास क्या होता है? अब अभी आप बताओगे। मास सबको पता है, इट इज द इनहेरेंट इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। अगर मटेरियल है, मैटर है, तो फिर क्या होगा? इसमें मास होगा। डिफरेंस क्या है भाई मास और वेट में? देखो रिकॉल भी हो जाएगा और रिविजन भी हो जाएगा, सारा चीज हो जाएगा। दिमाग में एक लाइन से पकड़ना। सबसे पहले क्या पकड़े हैं? मास। कोई भी चीज है तो फिर इसका एक मास रहेगा। मास है तो इसका एक वेट रहेगा। वेट क्या है? जो ग्रेविटेशनल फील्ड इसको खींच रहा है नीचे तरफ, है ना? तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिव्स यू द वेट। मतलब क्या हो गया? वेट क्या हो गया हमारा? वेट हो गया फोर्स। वेट क्या हो गया? W इज इक्वल टू m इंटू जी हम लिखते हैं ना। बहुत लोग भूल भी चुके होंगे जो पास किए हैं 2015, 16, 17, 18 में पास किए हैं, किताबों से क्या कहते हैं इसको, टच ही नहीं रहा। तो सर ये तो भूल चुके हैं मास क्या होता है, वेट क्या होता है। मैं करा दूंगा लिंक सारी चीजों का। तो वेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमको पता है ना, फोर्स इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है। इसका मतलब वेट क्या हो गया? वेट हो गया फोर्स। वेट के यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग? बाजार में जाते हो आप, जब बाजार में जाके आप बोलते हो कि भाई 1 किलो आलू दे दो, तो आप 1 किलो क्या ले रहे हो? बाई वेट ले रहे हो कि बाई मास ले रहे हो? बाई वेट ले रहे हो, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। अगर वही 1 किलो आप यहाँ पे लिए और दूसरी जगह पे जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप अगर ऊपर चढ़ गए, आप रॉकेट में बैठ के ऊपर चढ़ गए, तो उसका वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मास तो सेम रहेगा, वेट कम हो जाएगा। जैसे जैसे जी कम होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट कम होगा। तो हम जब बाजार से लाते हैं वो एग्जैक्टली केजी नहीं लाते हैं, क्या लाते हैं? केजी फोर्स लाते हैं, ठीक है, केजीएफ फोर्स। तो शॉर्ट में हम मास और वेट को, क्योंकि जी हमारा लोकल एरिया में जी कांस्टेंट रहता है तो हम कांस्टेंट ही पकड़ लेते हैं, इसीलिए हम मास और वेट को मिक्स कर देते हैं, बट दोनों अलग चीजें हैं। एनीवेज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेंथ। लेंथ क्या है भाई? हाँ वो तो सबको पता है सर, यहाँ से यहाँ तक इसको लेंथ बोलते हैं। चलो ठीक है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, वो सबको पता है। नेक्स्ट इज योर टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चलता ही रहता है कि समय को कोई पकड़ नहीं पा रहा है। समय तो अपने हिसाब से चल रहा है। जिस दिन हम समय को पकड़ लेंगे, समय को समझ जाएंगे, उस दिन साइंस में और एक कुछ नया रिवॉल्यूशन आएगा। टाइम और स्पेस, इन दोनों का खेला को समझना, अगर बढ़िया से समझना चाहते हो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना पड़ेगा। और रिलेटिविटी में घुसोगे तो फिर आपको मजा आएगा और ये पूरा खेला, पूरा नक्शा जो आप देखते हो ना दुनिया को, पूरा देखने का नजरिया ही चेंज कर देगा। अभी के लिए हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये सब में नहीं जाएंगे, वो हमारा पार्ट में नहीं है, ना तो हमारे एग्जाम्स के सिलेबस में है। बट अगर टाइम मिले कभी तो
रिलेटिविटी में घुसो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको जानना है कि इस यूनिवर्स में हो क्या रहा है, हम कहाँ पे हैं, कर क्या रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इस चीज का मास तो कांस्टेंट हम बोलते हैं, किसी भी चीज का मास जो होता है, मास इज कांस्टेंट, वेट वेरी करता है लेकिन मास कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मास कांस्टेंट नहीं होता है तो एग्जैक्टली अगर आप रिलेटिविटी की थ्योरी में जाओगे तो देखोगे कि मास भी कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है तो इसका मास बढ़ जाता है, मास बढ़ता है, वेट नहीं बोल रहा, मास बढ़ जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, वो टाइम लगेगा समझने में। तो आइंस्टाइन के जो रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, और हम लोग बहुत आसानी से बोल जाते हैं कि E इक्वल टू mc² की एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, है ना, बहुत इजीली हर कोई यूज करता है। किसी को भी पूछ लो रास्ते में, हाँ आइंस्टाइन का E इक्वल टू mc², लेकिन अगर बढ़िया से समझोगे तो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। बहुत बड़ी बात है कि आप अपना जो मास है उसको पूरा का पूरा एक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो किसी दूसरे फॉर्म में, और फिर से उस एनर्जी को फिर आप अपने आप में बदल सकते हो, पॉसिबल होगा। बट देयर आपको पता है कि हर एक सिस्टम में कुछ लॉसेस है। तो पकड़ लो हमने कुछ ऐसा किया आज कि हमने अपना जो मास है ना इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर हम अपने में आना चाहते हैं तो लॉसेस कुछ हो गया, तो देखा कि मेरा एक हाथ नहीं आया। आई डोंट नो, मुझको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं आता है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, वही सुनी सुनाई इसी बात है, E इक्वल टू mc² होता है। और क्या होता है, और एक चीज होता है, सिर्फ जानने के लिए बोल रहा हूँ, इंटरेस्टिंग चीजें इसलिए बोल रहा हूँ, ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। और क्या होता है, m इज इक्वल टू m0 by √1 माइनस v² by c²। c का तो पता है स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब देखो मास भी कांस्टेंट नहीं है। मास कांस्टेंट कब है, अगर चीजों का स्पीड जो है ना, स्पीड अगर स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है तब जाके मास कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोगों का स्पीड बहुत कम है एज कंपेयर टू लाइट, इसीलिए हम चीजों को कांस्टेंट देख पा रहे हैं, चीजों का मास को हम कांस्टेंट समझ पा रहे हैं, कांस्टेंट है बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसका स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में अगर आप वेलोसिटी को लेके आते हो तो उसका मास जो होता है वो मास क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे देख रहे हो जैसे जैसे v बढ़ेगा, अगर इक्वल टू c हो गया कोई भी चीज तो 1 - 1 = 0, मतलब 1m/0 = इनफाइनाइट। मास किसी भी चीज का इनफाइनाइट हो जाएगा। आई डोंट नो उसका क्या रिलेशन बनेगा, कैसे बनेगा, बट बनेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर इसके अंदर और जा सकते हैं, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। इसका मतलब हम जो भी चीज देख रहे हैं सारी चीजें रिलेटिव है। इसके लिए, इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो लाइफ को अगर बढ़िया से समझना है चीजों को, बट फॉर आवर पर्पस, हमारा पर्पस क्या है भाई, हमारा पर्पस बहुत बड़ा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है कि गेट एग्जाम क्लियर कर ले, ईएससी में ईएससी क्लियर कर ले, गेट में एक अच्छा स्कोर लेके आ जाए, कोई एक गवर्नमेंट पीएससी का एग्जाम क्लियर कर ले और एक अच्छा सा नौकरी मिल जाए, बस। उससे ज्यादा हमको समझना भी नहीं है ना। लेकिन अगर आप में सही में इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो, मैं सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ, टाइम लगेगा इस चीज को समझने। नेक्स्ट, तो मास समझ गए, MLT ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज समझ गए। तो नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, सबको पता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। चलिए इसको लेके हम खींचेंगे इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये हमारा पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा खींचेंगे, थोड़ा देर बाद में खींचते हैं। करंट क्या है, अभी के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पकड़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मिलते हैं हमको और एक फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर मिला, क्या है, टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर, सबको पता है यार, पकड़े, गर्म लगा, ठंडा लगा, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इसी को हम टेम्परेचर बोलते हैं। ये टेम्परेचर आता कैसे है, टेम्परेचर राइज होता है कैसे, ड्यू टू मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। तो टेम्परेचर इज रिलेटेड टू वंस अगेन द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स।
जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बढ़ेगा तो उतना ज्यादा आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर एक पैरामीटर, इंडिपेंडेंट पैरामीटर हम पकड़ के चल रहे हैं किसी भी चीजों का। जब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि जैसे ही हम कोई एक कंडक्टर होता है, मशीन होता है, उसमें से करंट फ्लो करता है तो वो टेम्परेचर उसके वो हीट रिलीज करता है, गर्म हो जाता है मशीन। इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी आता है, वाइब्रेशंस आता है, तो गर्म होता है चीजें, उसी को हम टेम्परेचर बोल रहे हैं, है ना। तो टेम्परेचर, ये सारी सिर्फ अभी बता रहा हूं, इन सारी चीजों को डिटेल्स में ना खींच के इलाबोरेट करेंगे। नेक्स्ट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इससे हमको मतलब नहीं है, केमिस्ट्री का पार्ट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मॉलिक्यूलर बेसिस पे, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसका यूनिट होता है मोल। तो केमिस्ट्री लाइन पे जाओगे, अंदर में जाओगे तो ठीक है, अदरवाइज हमारे इलेक्ट्रिकल लाइन पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का उतना जगह है नहीं, हम बड़े बड़े चीजों को लेके काम कर देते हैं ना। और लुमिनस इंटेंसिटी, जो लाइट आ रहा है, लुमिनस इंटेंसिटी लाइट कितना हो रहा है ना, तो कैंडेला उसका यूनिट होता है। ये जो हमने यूनिट बताए, क्यों बताया मैंने ये सारा, क्योंकि देखो मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये सब क्या है? These are the 7 fundamental units. ये 7 फंडामेंटल चीज, ये दूसरे और किसी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट, कि हम सर करंट को तो आप बोलते हो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, 1 कूलम पर सेकेंड, मतलब ये तो 2 यूनिट मिल जाए, टाइम और चार्ज। तो करंट कैसे फंडामेंटल यूनिट हो गया? फंडामेंटल यूनिट तो चार्ज होना चाहिए, बट एग्जैक्टली करंट इज द फंडामेंटल। हम डिफाइन ऐसे करते हैं, चार्ज को ऐसे डिफाइन करते हैं कि चार्ज वो चीज है जो करंट इनटू टाइम, एम्पियर सेकेंड को हम चार्ज को बोलते हैं। तो करंट को फंडामेंटल यूनिट माना गया है। देखो ये सब हमारा मानना है, इंसानों का, साइंटिस्ट का, कि इंटरनेशनल लेवल पे सबको समझ में आए, उस टाइप से हमने चीजों को समझने के लिए बनाया है। मेरा पर्पस वही है, सिर्फ आपको एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना है, आपको एक मजबूत खिलाड़ी बनाना है अपने लाइफ के लिए। साइंस के ऊपर हर एक चीज, कभी भी कोई भी किताब खोलो, पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये किताब में जो लिखा है यही चीज बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि अक्सर जो किताबों में लिखा होता है ना, अब लिखने से तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लिखने में मतलब जिन्होंने लिखा होगा वो कुछ सोच के लिख रहे हैं, लेकिन वो जो वर्ड होते हैं ना, वो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो वो कहना चाहते हैं वो उस चीज को पूरा बढ़िया से सिर्फ राइटिंग में महसूस करा सके। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलत चीजें एज्यूम कर लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं और आप क्या समझ रहे हैं, इसमें एक गैप है। अगर मैं सही ढंग से सही वर्ड नहीं बोल पाया, मुझको लगेगा कि मैंने तो समझा दिया, लेकिन आप जो समझे हो सकता है आप गलत समझ के बैठ गए। वो कब पता चलेगा? जब आप हमसे बात करोगे या फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और सवालों का जब आप जवाब दोगे और मैं देखूंगा आपने गलत समझ लिया, तो मैं इसको करेक्ट कर सकता हूं। बट अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो मेरे को समझ में नहीं आ पाएगा, मुझको लगेगा मैंने तो बता दिया भाई। तो ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम आती है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, मैं मुझको लग रहा है मैं तो एकदम बढ़िया से समझा रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हो? ऑलरेडी आपका एक प्रीसेट माइंडसेट है, उसके बेसिस पे आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो, कुछ समझ रहे हो, ऑलरेडी सेट किया हुआ है कुछ चीजें। हो सकता है करंट को आप किसी तरीके से देख रहे हो, ऑलरेडी कभी जब आपने शुरुआत किया था अपनी जिंदगी का और पढ़ाई शुरू किया था, तो आपके टीचर ने कुछ बताया होगा, वो चीज आपके दिमाग में सेट हो गया है और उससे आप निकलना ही नहीं चाहते। जैसे हम लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोगों को क्या लगता है कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, है ना। सबको पता है कि एक न्यूक्लियस होता है हर एक एटम के अंदर और अपना इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ऐसे घूम रहा है।
लेकिन एग्जैक्टली ऐसे नहीं घूमता है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमता ही नहीं है। लेकिन उस चीज से ना हम निकलना ही नहीं चाहते हैं, अरे यार कठिन हो जाता है। जो फिजिक्स लेके पढ़ते हैं, थोड़ा हायर स्टडीज करते हैं, तो वो पूछते हैं हम लोग को तो नहीं चाहिए इंजीनियर्स, हम लोग बोर्ड्स मॉडल को ही मान के निकल जाएंगे, उससे ज्यादा मत बोलो, बोलने से थोड़ा सा दिक्कत। तो सेट माइंडसेट जो है उससे थोड़ा सा निकल के आना पड़ेगा बढ़िया से समझने के लिए। और हर एक चीज का मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐप तो डाउनलोड कर लिया होगा, ऐप में जाके चैट ऑप्शन में जाके आप सवाल करो, जो भी कंफ्यूजन होता है सवाल करो, क्लियर नहीं होता है डाउट सॉल्विंग सेशन में आओ, लाइव क्लासेस में आप सवाल करो, क्वेश्चंस भेज दो, आपको जवाब मिल जाएगा। व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सवालों का जवाब मैं थ्रू वीडियोस भी दे दूंगा। नहीं होता है आप डायरेक्ट डाउट सॉल्विंग सेशन में आके क्लियर कर लो, लेकिन क्लियर कर लो, ऐसा नहीं अच्छा होता होगा मत छोड़ो। इन जनरल जब लेक्चर चल रहा होता है ना क्लास में, तो क्या करते हैं हम लोग कि ये बोल रहे हैं ऐसा होता होगा, चलो ठीक है मैं समझ जाऊंगा, बाद में पढ़ लूंगा, मत करो ऐसा। चीजें क्या होता है ना, कभी कभी हम जैसा समझते हैं वैसा नहीं होता है, कुछ दूसरा हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट, ये तो 7 क्या हो गए, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड उनका जो यूनिट होता है वो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, और इन सब का यूनिट होता है फंडामेंटल यूनिट। जैसे मास का यूनिट क्या हम बोलते हैं, मास केजी, लेंथ मीटर, टाइम का फंडामेंटल यूनिट होता है सेकंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। तो ये 7 क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है और फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इन सारे क्वांटिटीज के ऊपर बेस करके ना हम दुनिया के बाकी सारी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं, सारे यूनिट्स को इन्हीं यूनिट से हम डेराइव कर सकते हैं, एक दो को छोड़ के। तो अगर ऐसा है, हम लोग ना करंट वोल्टेज पोटेंशियल को मैकेनिकली समझेंगे, मैं बता रहा हूँ पोटेंशियल को मैकेनिकली समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अलग नहीं है, वोल्टेज मैकेनिकली कुछ ना कुछ हो रहा है, फिजिकली कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो अचानक से कुछ हो जा रहा है, कुछ ना कुछ फिजिकल मूवमेंट हो रहा है जो हमको नहीं दिख रहा है, उस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट जो पैरामीटर में ले रहा हूं वो क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब लेंथ। चलिए डिस्टेंस यहां से एकदम बढ़िया से कंसंट्रेशन चाहिए भाई मेरे को, इस पार्ट को बहुत बढ़िया से समझना, कान पकड़ना सिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या याद रखना है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को याद रखना है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या, एक बार रिपीट करते हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, डिस्टेंस बोल रहा हूं। डिस्टेंस सबको पता है कि यहां से यहां तक गए तो डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये भी आपको पता है सर, क्या पता है कि डिस्टेंस होता है कि जितना आप ट्रेवल करते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना होता है और टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये पूरा का पूरा होता है। तो ये हमको पता है, मत बताइए, चलो ठीक है, बढ़िया है भाई, दोनों का यूनिट तो मीटर ही होगा। डिस्टेंस अगर है और अगर हम मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, जितना टाइम लगता है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा स्पीड या फिर वेलोसिटी। स्पीड क्या होगा या फिर वेलोसिटी क्या होगा भाई, वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, डिस्टेंस कवर्ड अपन टाइम, 1 यूनिट टाइम पे हम कितना दूर जा पा रहे हैं, उसी को हम वेलोसिटी या फिर स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, स्पीड मतलब रैंडमली। नाउ स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी सबको पता है। यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऐसा है तो फिर एक्सेलरेशन पता होगा कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि मैं पहला 10 किलोमीटर 5 मिनट में गया, दूसरा 10 किलोमीटर 2 मिनट पे गया, तो मेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
is my acceleration. Rate of change of velocity is my acceleration, meter per second square. एक्सेलरेट कर रहा है, चीजें एक्सेलरेट कर रहा है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन पता है तो मुझको फोर्स पता है। समझना, ये बहुत क्रिटिकल चीजें आ गए यहाँ पे। अगर एक्सेलरेशन पता है मुझको तो मुझको फोर्स पता है। न्यूटन्स लॉ, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब कोई भी चीज मूव कर रहा है ना, वो एक्सेलरेट तब तक नहीं कर पाएगा जब तक एक्सटर्नली इसको धक्का नहीं पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंसी से। ये जो बात होती है बहुत इजीली हमको दिखने को मिलता है। चलो एक्सटर्नल एजेंसी ये तो समझ रहा हूं कि मैं ये पकड़ लो, एक गाड़ी है या फिर एक बॉल है, कुछ भी है, ये जा रहा है, अपना जो भी स्पीड है ना वो उसी स्पीड पे ही रहेगा जब तक हम बाहर से इसको धक्का नहीं मार रहे हैं। ये हर एक चीज पे वैलिड है, समझ में आएगा थोड़ी देर में। अब मैं बोल रहा हूं एक्सटर्नल एजेंसी से धक्का मारेंगे तब तो इसका स्पीड चेंज हो जाएगा, ठीक ही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन क्या है भाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी। वेलोसिटी का चेंज होता है। और हम क्या बोल रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मास इनटू एक्सेलरेशन जब बोल रहे हैं तो फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि एक चीज जब मूव करता है वेलोसिटी के साथ तो इसका मास इसके साथ है और इंपैक्ट उसका आता है मास इनटू वेलोसिटी का। ये चीज आप लोगों को समझ में आती है, इसलिए मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ रिकॉल करा दे रहा हूं बेसिक फिजिक्स, ताकि हम जब करंट, वेलोसिटी, वोल्टेज ये सारी चीजें बोलेंगे ना, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटीज, तो आपको फिर से कंफ्यूजन ना हो। इसलिए अब मैं जब बोल रहा हूं ना एक्सटर्नल एजेंसी का फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आता है कि मैं यहां से देख रहा हूं ये मूव कर रहा है और ये मेरा जो हाथ है ना ये एक्सटर्नल एजेंसी है, इसीलिए वेलोसिटी चेंज हो गया। अगर कोई मैं अगर पकड़ लो कि मैं इंक्लूडिंग ये पूरा का पूरा रूम अगर मेरा सिस्टम पकड़ लेता हूं, पूरा का पूरा रूम सिस्टम पकड़ लेता हूं, तो मैं अगर इसको धक्का भी मार रहा हूं तो ये इंटरनल चेंजेस आ रहा है, रूम में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। समझना बात को मेरी, क्योंकि इस रूम को तो कोई धक्का नहीं दे रहा है ना, तो पूरा का पूरा इस रूम को मैं अगर सिस्टम पकड़ रहा हूं, इसके अंदर मैं चाहे इसको धक्का मारूं, नहीं मारूं, कुछ भी करूं, या फिर पकड़ लो आप गाड़ी के अंदर बैठे हो और गाड़ी को ही धक्का मार रहे हो, तो गाड़ी हिलने वाला नहीं है, तो एक्सटर्नल एजेंसी। लेकिन गाड़ी के अंदर का जो सीट है ना वो मूव कर रहा है। थोड़ा सा बढ़िया से एक बार बैठ के सोचना चीज को कि हम जब कभी भी बोलते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग, ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप जब पावर प्लांट के प्रोसेस पढ़ोगे वहां पे भी काम में आएगा, जब आप डिफरेंट प्रोसेस पढ़ोगे ना तो वहां पे काम में आएगा, और फिर आगे चल के हम ये सारी बातें डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक लेक्चर है, इसलिए यहां पे डिस्कस कर लेना सही है। तो सिस्टम जब मैं बोल रहा हूं तो सिस्टम हमारे ऊपर है कि हम क्या क्या चीजों को लेके सिस्टम पकड़ रहे हैं, और फिर उसके बाहर से बैठ के हम देखेंगे कि इसमें बाहर से कोई फोर्स आ रहा है कि वो सिस्टम के अंदर का ही फोर्स है। अगर सिस्टम का अंदर का ही फोर्स है तो इसमें अल्टीमेट चेंजेस नहीं आ सकता है, कुछ इंटरनल चेंजेस होते। अगर हमको फोर्स पता है तो फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू एम है, हमको पता चल गया कि फोर्स क्या है। अगर फोर्स पता है ना तो फोर्स का यूनिट पता है, फोर्स का यूनिट क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। यही तो न्यूटन है। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, सबको पता है भाई। फोर्स अगर पता है तो हमको वर्क भी पता है। वर्क का डेफिनेशन क्या है, देखो वर्क जब हम बोलते हैं तो काम करना, मैं काम कर रहा हूं, अब मैं यहां पे बैठ के इस टेबल को धक्का मार रहा हूं
टेबल हिल नहीं रहा, तो ये वर्क डन नहीं हुआ। हमारे फिजिक्स के लैंग्वेज में जब हम वर्क डन बोलते हैं, यहाँ पे मूवमेंट जरूरी है, कोई एक चेंज जरूरी है। अब देखो, चेंज अगर जरूरी है, जैसे आप पकड़ लो एक मोटर चला रहे हो, और मोटर गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, और वो घूम रहा है बहुत धीरे, तो आप क्या बोलोगे? लॉस ज्यादा हो रहा है और वर्क डन कम हो रहा है, मतलब हीट आपका लॉस हो गया। लेकिन वहीं पे अगर आप एक इलेक्ट्रिक हीटर लगाते हो, तो इलेक्ट्रिक हीटर में तो कोई मूवमेंट नहीं है, तो क्या वर्क डन नहीं है? यहाँ पे हीट वर्क डन है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है वहां पर, और वो जो वर्क डन है वो हीट के रूप में ही हमको मिल जाएगा, क्योंकि हमको वो हीट ही वर्क चाहिए था। लेकिन जहां पे मूवमेंट आपका वर्क है, वहां पे अगर हीट हो रहा है तो फिर उसको हम लॉस बोल रहे हैं कि हीट लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कि फोर्स लगाए और अगर वो डिस्प्लेस हुआ, इसका मतलब वर्क हुआ। अगर डिस्प्लेस नहीं होता है, आप कितना भी फोर्स लगा लो, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, मतलब एनर्जी वेस्ट इज 100%, वर्क डन इज 0। हमको फोकस वहां पे करना है अपनी जिंदगी में भी। आप फोर्स तो पूरा लगा रहे हो, दीवार पे धक्का मार रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपका वर्क डन नहीं है, वर्क डन नहीं हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रहा है। तो लाइफ में भी ना, पढ़ाई भी करो तो उसी तरीके से करो कि कुछ गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो टाइम का वेस्ट हो रहा है, तो वेस्ट मत करो। चीज़ों को बहुत बढ़िया से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कान को पकड़ के एक एक पॉइंट करके समझते जाना, सब समझ में आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं होता है। तो वर्क डन समझ गए सर? वर्क डन क्या होता है कि फोर्स लगाए, धक्का मारे तो डिस्प्लेस हुआ, तो उसी को हम बोलेंगे कि वर्क डन हो गया, है ना। नाउ वर्क डन अगर होता है तो वर्क डन का यूनिट क्या होगा? चलो इसको लिख लेते हैं। न्यूटन तो हो गया फोर्स का यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल, ये होता है हमारा जूल। पावर, तो हमने काम तो किया, ये यहां से यहां तक लेके गए, सरकाए, काम हुआ। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितने टाइम पे हुआ वो काम, वो होता है पावर। सो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। सो जूल पर सेकेंड, पावर का यूनिट क्या हो जाएगा? वाट, और वाट इक्वल टू क्या होगा? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। पावर अगर पता है तो एनर्जी भी पता है। एनर्जी क्या होगा? एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा फिर से? एनर्जी का यूनिट फिर से हो जाएगा अपना जूल। तो वर्क का यूनिट और एनर्जी का यूनिट सेम, जूल, पावर जूल पर सेकेंड। एनर्जी क्या क्या टाइप में मिलता है? एनर्जी होता क्या है? बहुत बेसिक डेफिनेशन। एनर्जी क्या होता है? हमको अरे एनर्जी है ना, वो है क्या चीज? एग्जैक्टली क्या चीज है? फिजिक्स में अगर आप डिफाइन करना चाहोगे, वो है क्या चीज? पोटेंशियल, कि वो उतना काम कर सकता है, उतना पोटेंशियल है, वही एनर्जी है जो हम पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस देखेंगे वोल्टेज में। एक पॉइंट पे इतना एनर्जी है, मतलब इतना पोटेंशियल है, और वो क्या है एक्चुअली? इट इज द स्टेट ऑफ एनी मटेरियल। किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट का स्टेट ऑफ द मैटर, इसी को, उसी स्टेट को हम एनर्जी बोल रहे हैं, उसका जो स्टेट है। और एनर्जी को हम कितने टाइप पे डिफाइन करते हैं? एनर्जी को दो टाइप पे डिफाइन करते हैं। क्या क्या बोलते हैं हम लोग? एक बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और एक को बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो जो मूवमेंट से आता है, और पोटेंशियल एनर्जी वो जो पोजीशन से आता है। पोटेंशियल एनर्जी mgh सबको पता है, और काइनेटिक एनर्जी
हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी पता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी समझ गए। अब पकड़ लो, ये अगर मेरा ग्राउंड है, इफ दिस इज माई ग्राउंड, मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूं, और इसी के ऊपर एक बॉल रखा हुआ है, इसी ग्राउंड पे एक बॉल रखा हुआ है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो विथ रेस्पेक्ट टू दिस लेवल। इस लेवल, ये अगर ग्राउंड है तो इसके हिसाब से इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। लेकिन अगर यहाँ पे एक गड्ढा हो और ये अगर h हाइट का हो, तो इस पॉइंट के रेफरेंस पे, इस पॉइंट के रेफरेंस से इस बॉल का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है, उसका मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू द हाइट, कितना ऊपर तक है। मतलब उस स्टेट पे ना वो उतना काम कर सकता है, अगर आप छोड़ दो उसको तो वो गिरेगा और उतना ही ताकत से गिरेगा, उतना एनर्जी है उसमें। और जब वो गिरने लगेगा, उसका जो वेलोसिटी आएगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो उसमें स्टोर्ड है वो क्या हो जाएगा? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ये कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में मैं जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है, डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो हमको चीजें फिर से धुंधली सी नजर आएगी, सारा चीज लिंक नहीं कर पाएंगे। मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं एक एक चीजों को, हर एक चीजों को, कि फोर्स, वर्क डन, पावर, एनर्जी, सबको लिंक करना है। आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखोगे कितना आसानी से लिंक हो जाता है, और कान को पकड़ के खींच के हम माथा को लेके आते हैं। तो भाई हमने देखा कि कोई भी चीज हो इस दुनिया में, अगर वो किसी एक पोजीशन पे है, उस पोजीशन पे उसका जो स्टेट है ना, उसी को हम एक्चुअली में एनर्जी बोल रहे हैं। अब इस ये जो पेपर वेट है मेरे हाथ पे, इस टेबल के अगेंस्ट पे, इस जमीन से जितना ऊपर जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अब यहां पे मैंने इसको पकड़ के रखा है, छोड़ दूंगा गिरेगा, तो कैसे गिर रहा है? वो अपने पोटेंशियल एनर्जी से के वजह से गिर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है इसका, और फिर वो गिर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, और नहीं, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये बेसिक फिजिक्स की बातें हमने की अभी तक, बेसिक फिजिक्स की बातें की। क्या क्या हमने देखा? फंडामेंटल क्वांटिटी देखा आज, एकदम पहला शुरुआती लेक्चर, फंडामेंटल क्वांटिटी देखा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और उनके यूनिट्स, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। 7 fundamental quantity and their units. All quantities are scalar quantities. फिर हमने शुरू किया जनरल फिजिक्स से, और फिजिक्स में हमने देखा कि भाई डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है, वो मीटर में हम नापते हैं, कितना टाइम पे हम कवर कर रहे हैं उसको स्पीड या फिर वेलोसिटी बोल रहे हैं। स्पीड कितना टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास को ऐड कर दो तो वो फोर्स बन रहा है, अगर जितना फोर्स लगाएंगे उसी हिसाब से मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। अगर किसी भी चीज का, ये डेफिनेशन ही उल्टा है एक्चुअली, अगर किसी भी चीज का वेलोसिटी चेंज होता है ना, तो उसका कारण है उसके ऊपर फोर्स लगा होगा। तो फोर्स को हम इस टाइप से डिफाइन कर रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज होने को, मोमेंटम चेंज होने को हम बोल रहे हैं कि फोर्स, उतना फोर्स लगा होगा, इसीलिए चेंज हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ। और फिर हम बोल रहे हैं कि वर्क डन क्या है भाई, कि फोर्स लगाए, मूव नहीं किया, वर्क डन नहीं हुआ, मूव किया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उतना वर्क डन हुआ। जूल उसका यूनिट होता है, पावर वर्क डन ऑन यूनिट टाइम, और एनर्जी होता है आपका पावर इनटू टाइम। और एनर्जी दो टाइप का होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी। यहां पे थोड़ा सा और बोल दूं कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर निगेटिव बोलोगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इधर से जा रहा है। अगर आप बोलोगे कि -12 mv² है, तो इसका मतलब ये इधर जा रहा है, तो माइनस लगा दोगे
नेगेटिव बोलोगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका कारण है, मैं जो बता रहा हूं उसका कारण है, वो आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट पे देख रहे हैं। पकड़ लो, यही बॉल जो हमने यहां पे रखा है ना, अगर बॉल यहां पे हो तो इस ग्राउंड रेफरेंस के मुकाबले, इस ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस, ये जो बॉल है ना, इस बॉल में एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, इसीलिए वो वहां पे रेस्ट में है। अगर इस बॉल को उठाना है तो आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा इसमें। इस बॉल को यहां से गिराने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई नहीं करना है, बस छोड़ देना है, वो अपने पोटेंशियल एनर्जी से गिर जाएगा। लेकिन ये जो मेरा नीला बॉल है, उसको उठाने के लिए बाहर से इसको एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब इस ये निगेटिव एनर्जी में है, निगेटिव एनर्जी में है, इसलिए वो स्टेडी में बैठा हुआ है। जैसे आप एनर्जी दोगे इसमें, ये बॉल उठ जाएगा ऊपर। समझ में आया? तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। इतना जानना सफिशिएंट होगा हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए। तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो कि क्या पढ़ा रहे हो? इलेक्ट्रिकल का तो नाम और निशान नहीं आया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर। यह था बेसिक फिजिक्स। फिजिक्स नहीं समझेंगे, इलेक्ट्रिकल नहीं समझेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।